कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर फेंक देती है जहां दो ही विकल्प होते हैं, या तो हार मान लो या फिर उठो और दुनिया को बता दो कि तुम कौन हो। ज्यादातर लोग पहले विकल्प को चुन लेते हैं क्योंकि हार मानना आसान लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुनौतियों को दावत की तरह देखते हैं, जिनके लिए कठिनाई, दर्द और संघर्ष ही उनका स्कूल होता है और असफलता उनका सबसे बड़ा टीचर। यह कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर मौत को करीब से देखा और फिर भी कहा, नेवर गिव अप। उसका नाम है बेयर ग्रिल्स। एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों को सिखाया कि इंसान की असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती, वो छुपी होती है उसकी वॉलंटरी सफरिंग में एंड कॉन्शियस करेज में। कहानी शुरू होती है 1974 में, इंग्लैंड के शांत लेकिन खूबसूरत से टाउन आइल ऑफ वाइट से। समुद्र की लहरें वहां पत्थरों से टकराकर आवाज करती थीं, लेकिन बेयर ग्रिल्स के घर में शांति से ज्यादा अनुशासन की गूंज थी। और इस अनुशासन का दूसरा नाम था बेयर का फादर। बेयर खुद बाद में बताते हैं, माई फादर वॉज माई फर्स्ट एडवेंचर कोच। दुनिया में ज्यादातर बच्चे स्कूल और प्लेग्राउंड से सीखते हैं, लेकिन बेयर का बचपन किसी अलग ही क्लासरूम में बीता। एक ऐसा क्लासरूम जहां टीचर नेचर थी और होमवर्क था फियर को फेस करना। बहुत छोटी एज से उसके अंदर दो चीजें कॉन्शियसली डाली गईं, एडवेंचर का लव, करेज का डिसिप्लिन। घर की दीवारों पर मोटिवेशनल पोस्टर्स नहीं लगे थे, लेकिन घर के पीछे एक बड़ी सी छत थी जिसे बेयर और उसका फादर अपना ट्रेनिंग ग्राउंड मानते थे। वहीं रातों में वो क्लाइंबिंग सीखता, रोप्स और नॉट्स परफेक्शन से बनाता, बैलेंस को हवा में कंट्रोल करता और अपनी बॉडी को नहीं, अपनी माइंड को ट्रेन करता। कोई भी पेरेंट इतनी रिस्क वाली ट्रेनिंग अलाउ नहीं करेगा, लेकिन बेयर के फादर समझते थे कि बच्चे को सिर्फ सुरक्षित बनाने से वो मजबूत नहीं बनता। मजबूत वो तब बनता है जब उसका सामना रियल डिस्कंफर्ट से हो। उन दिनों बेयर ने सीखा कि एडवेंचर सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, एडवेंचर कैरेक्टर बनाता है। और करेज कोई एक्सीडेंट नहीं, वो डिसिप्लिन है जो रोज रिपीट किया जाता है। उसी चाइल्डहुड में बेयर के अंदर एक सीड बोया गया जो बाद में उसके सबसे बड़े सिग्नेचर में बदलने वाला था। फियर को अवॉइड मत करो, फेस करो। यहीं से एक ऑर्डिनरी बच्चा धीरे धीरे जिंदगी का योद्धा बनना शुरू हुआ। बेयर के बचपन में ना स्मार्टफोन्स थे, ना टैबलेट्स, ना गेमिंग कंसोल्स, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिससे ज्यादातर बच्चे कभी परिचित ही नहीं होते, नेचर। उसके लिए पानी की गिरती हुई धाराएं यानी वाटरफॉल, आकाश को छूते पेड़ यानी ट्रीज, बर्फ से ढके माउंटेन्स और अंधेरी कैवर्स, ये सब उसकी स्कूल बुक्स थे। जहां बच्चे अपनी उम्र में कार्टून देखते हैं, सुपर हीरोज के स्टिकर कलेक्ट करते हैं, बेयर अपनी उम्र में सीख रहा था कि पहाड़ों की लैंग्वेज क्या है, हवा कब चेतावनी देती है और बारिश कब अमन को तूफान में बदल देती है। नेचर एक ऐसा क्लासरूम है जो बिना बोले सिखाता है। पहाड़ बेयर को बताते थे कि दुनिया सॉफ्ट नहीं है और सक्सेस तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं। जब हवा ठंडी होती थी, बेयर को पता चलता था कि कंफर्ट एक इल्यूजन है। जब हाथ पर चोट लगती थी, उसे समझ आता था कि पेन कैरेक्टर को गढ़ता है। नेचर ने उसे कुछ बहुत सिंपल लेकिन गहरे लेसन्स दिए। कोल्ड वेदर सिखाता है कि दुनिया तुम्हारे लिए एडजस्ट नहीं करती। इंजरी सिखाती है कि हर फॉल का जवाब भी राइज है। फियर सिखाता है कि डर भागने से नहीं, सामना करने से जीतता है। अनसर्टेनिटी सिखाती है कि कंट्रोल एक मिथ है, अडेप्टेबिलिटी ही असली स्किल है। बेयर बचपन से ही समझ चुका था कि वास्तविक स्ट्रेंथ मसल्स से नहीं, माइंड से आती है। नेचर ने उसे मोल्ड किया, शेप किया, टेस्ट किया और धीरे धीरे उसे ऑर्डिनरी चाइल्डहुड से निकालकर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंडसेट की तरफ धकेल दिया। यहीं से सर्वाइवल की साइकोलॉजी उसके अंदर प्लांट हुई और दुनिया को पता भी नहीं चला कि एक छोटा बच्चा भविष्य का सर्वाइवल लेजेंड बन रहा है। टीनेज आते आते बेयर का क्यूरियोसिटी नेचर से बढ़कर अब ह्यूमन बॉडी और माइंड की तरफ मुड़ने लगी। उसी दौर में उसने मार्शल आर्ट्स को चुना, स्पेसिफिकली कराटे। कराटे सिर्फ किक्स और पंचेस का खेल नहीं है। कराटे डिसिप्लिन,
टाइमिंग, पेशेंस और ह्यूमिलिटी का इंजीनियरिंग है। इसने बेयर को एक नए तरीके से शेप करना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग में कई कई घंटे स्टांस पकड़े रखना पड़ता था। स्वेट शरीर से नहीं, मन से बहती थी। इंस्ट्रक्टर की एक ही लाइन बार बार सुनाई देती, पेन इज अ रिमाइंडर दैट यू आर अलाइव। कराटे ने बेयर को दो बहुत अहम लेसन सिखाए। लेसन 1, डिस्कम्फर्ट कोस्टलाइन ग्रोथ। जो भी चीज आसान है वो तुम्हें बड़ा नहीं बनाती, जो मुश्किल है वही कैरेक्टर का कंस्ट्रक्शन करती है। लेसन 2, पेन टीचर। पेन को अवॉइड करना आसान है, लेकिन पेन को टीचर की तरह एक्सेप्ट करना महान लोगों की आदत है। टूर्नामेंट में बेयर एक दिलचस्प चॉइस लेता था। वो डिफेंस में बिलीव नहीं करता, वो अटैक करता, क्योंकि डिफेंस सेफ्टी देता है और अटैक करेज बनाता है। अटैक में जोखिम है, लेकिन अटैक में ही इनिशिएटिव है, और इनिशिएटिव ही स्ट्रेंथ का पहला कदम है। उस एज में शायद बेयर को पता नहीं था कि कराटे में सीखी ये टेंडेंसी फियर को फेस करने और बाउंड्री को पुश करने की आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में काम आएगी। ये मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सिर्फ किसी कंपटीशन या ट्रॉफी के लिए नहीं थी। ये ट्रेनिंग बेयर को सर्वाइवल की साइकोलॉजी सिखा रही थी। मैन विज वाइल्ड वाले बेयर की नींव इन्हीं टीन एज ईयर्स में डाली जा रही थी, साइलेंट, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड तरीके से। हर इंसान के अंदर एक सपना छुपा होता है। कुछ सपने बहुत आराम से पलते हैं, तापमान कंट्रोल्ड, जिंदगी कंट्रोल्ड और रिस्क जीरो। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो खतरे में पलते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं, कन्विक्शन मिलता है। और बेयर ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपना सपना चुना, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है। एवरेस्ट एक सवाल पूछता है, कितनी कोल्ड सह सकता है, कितनी हाइट सह सकता है, कितनी फियर सह सकता है, और सबसे जरूरी, कितनी लोनलीनेस सह सकता है। थाउजेंड्स लोग एवरेस्ट का सपना देखते हैं, हंड्रेड्स लोग बेस कैंप तक पहुंचते हैं, फ्यू लोग टॉप तक पहुंचते हैं और कुछ कभी वापस नहीं लौटते। एवरेस्ट के रास्ते में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, नो एलिवेटर्स, नो कंफर्ट, नो गारंटीज। एवरेस्ट पर जाने वाले क्लाइंबर्स अपने साथ इक्विपमेंट ले जाते हैं, लेकिन असली बैटल उनके अंदर की डाउट्स, फियर्स और लिमिटेशंस से होती है। बेयर जानता था कि एवरेस्ट उसके लिए कोई पर्यटक स्थल नहीं है, वो कोई ट्रैवल व्लॉग का सब्जेक्ट नहीं, वो एक प्रूफ है। प्रूफ कि ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है अगर वो हार्ट से लड़ना सीख जाए। एवरेस्ट उसे यह साबित करने का मौका देता कि आदमी मसल्स से नहीं, विल पावर से चढ़ता है। बेयर ने एवरेस्ट की पिक्चर्स देखकर डिसाइड नहीं किया, उसने एवरेस्ट के बारे में पढ़कर डिसाइड नहीं किया, उसने एवरेस्ट का नाम सुनकर डिसाइड नहीं किया, उसने एवरेस्ट को महसूस करके डिसाइड किया। क्योंकि कुछ सपने आंखों से नहीं, हार्ट से देखे जाते हैं। एवरेस्ट के लिए ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स जरूरी थे, लेकिन बेयर के लिए सबसे जरूरी था बिलीफ। बिलीफ कि अगर नेचर इंसान को गिरा सकती है, तो नेचर इंसान को उठाना भी सिखाती है। एवरेस्ट बेयर की जिंदगी में एक पर्वत से कहीं ज्यादा था। वो एक कॉलिंग थी, एक ऐसी आवाज जो कह रही थी, कम एंड फाइंड हु यू रियली आर। और बेयर ने वो आवाज सुनी, क्योंकि कुछ लोग सपनों का इंतजार करते हैं और कुछ लोग सपनों को चेस करते हैं, रिस्क के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ और करेज के साथ। और बेयर उसी दूसरे कैटेगरी में पैदा हुआ था। एवरेस्ट तक पहुंचने से पहले जिंदगी ने बेयर को एक ऐसा मोड़ दिया जिसे देखकर कोई भी इंसान अपने सपने छोड़ देता। और ये मोड़ अचानक आया, जैसे किसी ने जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी हो। लिटरली क्रैश, प्लेन क्रैश नहीं, पैराशूट क्रैश। बेयर उस समय ब्रिटिश आर्मी की दुनिया की एलीट यूनिट SAS, स्पेशल एयर सर्विस में सिलेक्शन के बाद कठोर ट्रेनिंग ले रहा था। SAS में एंट्री मिलना इटसेल्फ इम्पॉसिबल जैसा होता है, लेकिन ट्रेनिंग उससे भी कठिन। कोल्ड वेदर, अनप्रिडिक्टेबल मिशंस, नो एक्सक्यूजेस, नो कंफर्ट। इसी ट्रेनिंग के दौरान एक जंप में ट्रेजेडी हुई। एयर प्रेशर ठीक था, टाइमिंग सही था,
प्रोसीजर फ्लॉलेस था, लेकिन हवा ने साथ छोड़ दिया। बेयर ने अपना पैराशूट रिलीज किया, लेकिन ओपन नहीं हुआ। परिस्थिति से ज्यादा खतरनाक थी एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड जितना कम, टाइम उतना कम। ऊपर से हवा बेयर को नीचे धकेल रही थी, नीचे ग्रेविटी उसे हथियार की तरह जमीन पर फेंक रही थी। सेकंड्स में डिसीजन लेना था, पैनिक करो या करेज चुनो। बेयर पैनिक नहीं हुआ। उसने सेकंड पैराशूट पुल किया, लेकिन फिजिक्स इमोशंस पर काम नहीं करती। सेकंड पैराशूट खुला, लेकिन बहुत देर से धम, बेयर 16,000 फीट की ऊंचाई से जमीन से टकराया। इंपैक्ट इतना भयानक था कि उसकी स्पाइन टूट गई। डॉक्टर्स ने कहा 2 वर्टिब्रा फ्रैक्चर्स। एक इंसान जिसके सपने एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होने के थे, वो अब हॉस्पिटल बेड पर लेटा था। एवरेस्ट अब सिर्फ दूर नहीं था, इम्पॉसिबल लग रहा था। डॉक्टर्स ने बिना हेजिटेशन बोला, मे बी यूल नॉट वॉक प्रॉपरली अगेन। एवरेस्ट तो भूल जाओ। उस वक्त कमरे में 2 आवाजें थीं। एक बाहर से आ रही थी, डॉक्टर्स की वॉइस, इम्पॉसिबल, और एक अंदर से आ रही थी, माइंड की विस्पर, नॉट येट। कभी कभी जिंदगी सपनों को रोक नहीं पाती, लेकिन डिले जरूर करती है। ये बेयर की लाइफ का पहला बड़ा शॉक था, लेकिन शॉक से ज्यादा ये टेस्ट था, टेस्ट ऑफ स्पिरिट, नॉट स्ट्रेंथ। एवरेस्ट दूर था, लेकिन बेयर और एवरेस्ट के बीच असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। कभी कभी जिंदगी आपको वही चीज छीन कर टेस्ट करती है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। और बेयर के लिए एवरेस्ट सिर्फ एक माउंटेन या ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं था, वो उसकी आइडेंटिटी थी, उसकी पर्पस, उसकी एम्बिशन और उसकी फ्यूचर की आवाज। लेकिन अब वही बेयर हॉस्पिटल की सफेद चादरों में लेटा था। बॉडी टूटी हुई थी, लेकिन असली टेस्ट बॉडी का नहीं था, माइंड का था। हॉस्पिटल में लेटे लेटे बेयर ने एक दिलचस्प चीज ऑब्जर्व की। वहां 2 तरह के पेशेंट्स थे। पहला ग्रुप जो दर्द देखकर सरेंडर कर देते थे, जो कहते थे अब बस, अब और नहीं। इनकी लड़ाई पेन से नहीं, अपने ही बिलीफ से हार जाती थी। दूसरा ग्रुप जो दर्द देखकर स्ट्रॉन्गर बन जाता था, जो कहता था अगर दर्द है तो मतलब लाइफ अभी चल रही है। ये लोग दर्द का इस्तेमाल फ्यूल की तरह करते थे, स्लो और स्टेडी लेकिन अनस्टॉपेबल तरीके से। बेयर ने चुपचाप दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि सरेंडर करना आसान था, लेकिन इजी चीजें लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाती। डॉक्टर्स उसके पास आए और अपने क्लिनिकल कॉन्फिडेंस में बोले, यू मे नॉट वॉक प्रॉपरली अगेन, एवरेस्ट को भूल जाओ। यह सेंटेंस किसी नॉर्मल इंसान के लिए फ्यूचर का फाइनल वर्डिक्ट होता, लेकिन बेयर ने उसे वर्डिक्ट नहीं, एक चैलेंज की तरह सुना। वो सिर्फ मुस्कुराया और धीरे से कहा, विल सी। 3 वर्ड्स, लेकिन माउंटेन साइज्ड वेट। ये वर्ड्स हार का एक्सेप्टेंस नहीं थे, ये वर्ड्स डिटर्मिनेशन का सीड थे। यहीं पर बेयर ग्रिल्स का सबसे बड़ा सुपर पावर जन्मा, नेवर गिव अप। वो सीड हॉस्पिटल में बोया गया, लेकिन उसका पेड़ आने वाले सालों में दुनिया ने देखा, और दुनिया ने सीखा कि कुछ लोग फॉल नहीं, बाउंस बैक होने के लिए बनते हैं। स्पाइन फ्रैक्चर के बाद दुनिया की नजर में बेयर का कमबैक इम्पॉसिबल था। डॉक्टर्स ने कहा था वॉक करना मुश्किल होगा, क्लाइंबिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल वही होता है जिसे सोसाइटी डिक्लेयर कर देती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही करते हैं जो सोसाइटी को रॉन्ग साबित करते हैं। सिर्फ 6 महीने बाद बेयर हॉस्पिटल बेड से उठ खड़ा हुआ। हाथ में क्रचेस थे, लेकिन माइंड में एवरेस्ट था। डॉक्टर्स उसकी स्टेप्स काउंट कर रहे थे, बेयर अपने ड्रीम्स काउंट कर रहा था। पेन किलर्स उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन मोटिवेशन उसकी स्पिरिट को फ्यूल दे रहा था। 1 साल बाद वो वापस वहां था जहां उसका असली क्लासरूम था, माउंटेन्स। ये वो स्टेज था जहां नॉर्मल लोग रिकवरी खत्म मानते, लेकिन बेयर के लिए रिकवरी तो बस फर्स्ट फेज थी। अब असली ट्रेनिंग शुरू हुई थी। ट्रेनिंग में फिर से कोल्ड था, फिर से एल्टीट्यूड था, फिर से एग्जॉस्शन था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज थी, अर्जेंसी। अर्जेंसी के लाइफ अनसर्टन है और ड्रीम्स वेटिंग लिस्ट में नहीं रखे जाते। और टाइम ने सिर्फ रिकवरी नहीं देखी, उसने ट्रांसफॉर्मेशन देखा।
ठीक 18 महीने बाद बेयर ने अपना सपना पूरा करने के लिए पहला वास्तविक कदम उठाया, एवरेस्ट एक्सपीडिशन। कहानी का यह हिस्सा पावरफुल इसलिए है क्योंकि दुनिया उसे रोक रही थी। डॉक्टर्स बोले रिस्क मत लो, लॉजिक बोला स्पाइन फ्रैक्चर का हिस्ट्री है, सोसाइटी बोली ड्रीम्स रियलिस्टिक होने चाहिए, लेकिन उसका हार्ट बोला इफ नॉट नाउ देन नेवर। हर ड्रीम एक सवाल पूछता है, डू यू रियली वॉन्ट मी? और बेयर ने दुनिया से नहीं एवरेस्ट से जवाब दिया, यस। ये कमबैक सिर्फ शरीर का नहीं था, ये कमबैक आइडेंटिटी का था। कुछ लोग हार्डशिप्स के बाद सेटल हो जाते हैं, लेकिन बेयर सेटल होने नहीं आया था, वो चेस्ट करने आया था। वो प्रूव करने आया था कि इंसान की लिमिटेशन उसके इंजरी में नहीं, उसके इमेजिनेशन में होती है। और बेयर ने अपने ड्रीम को इमेजिनेशन से निकालकर रियलिटी की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। एवरेस्ट कोई वेकेशन स्पॉट नहीं है, एवरेस्ट वॉर है, और इस वॉर में नेचर एनिमी नहीं, टीचर होती है। बेयर खुद कहते हैं, एवरेस्ट डिडंट टेस्ट माई स्ट्रेंथ, इट टेस्टेड माई स्पिरिट। एवरेस्ट की तरफ बढ़ते हुए हर कदम नेचर एक लेसन देती है। पहले एल्टीट्यूड बढ़ता है, फिर ऑक्सीजन घटती है, फिर वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है, और फिर डर अंदर से विस्पर करता है, टर्न बैक। लेकिन एवरेस्ट के रास्ते में पीछे मुड़ना भी आसान नहीं, क्योंकि यहां रिटर्न भी सर्वाइवल है और क्लाइंब भी सर्वाइवल। बेस कैंप के बाद असली जर्नी शुरू होती है। कैंप आई, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, हर कैंप एक नया साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक है डेथ जोन। 8000 मीटर के ऊपर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि बॉडी खुद को खाती है। सेल्स धीरे धीरे मरते जाते हैं। हार्ट तेज होता है लेकिन एनर्जी लो। माइंड शार्प रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर इसे कोई ग्लोरीफाइड प्लेस नहीं मानते, वे इसे कहते हैं एक ऐसा स्थान जहां इंसान जीवित नहीं रह सकते। डेथ जोन में खड़ा रहना भी रिस्क है। कुछ क्लाइंबर्स वहां खड़े खड़े मर गए, कुछ नींद में चले गए और वापस नहीं लौटे। कई बॉडीज आज भी उसी रास्ते पर पड़ी हैं। एवरेस्ट उनके लिए टूम्ब बन गया, साइलेंट, फ्रोजन, अनटच्ड। लेकिन बेयर रुका नहीं, क्योंकि हीरोज कंफर्ट में नहीं बनते, हीरोज डिस्कंफर्ट में बनते हैं। एवरेस्ट का वेदर इंसल्ट भी करता है और टेस्ट भी। तेज हवा चीजों को नहीं, इंसान के डाउट्स उड़ाती है। बर्फ सिर्फ जमीन पर नहीं गिरती, कॉन्फिडेंस पर भी गिरती है। लेकिन बेयर जानता था इस वॉर में मसल नहीं, विल पावर जीतती है। और आखिर कई डेज की स्ट्रगल के बाद बेयर पहुंचे समिट के पास। वो फाइनल स्ट्रेच सररियल था। बर्फ इतनी ठंडी कि ग्लव्स यूजलेस लगे, हवा इतनी तेज कि वॉइसेस फ्रीज हो जाए, और हार्ट बीट इतनी स्लो जैसे टाइम खुद रुक गया हो। और फिर बेयर ने एवरेस्ट की चोटी को टच किया। उस मोमेंट में कोई म्यूजिक नहीं था, कोई अपलॉज नहीं था, कोई स्पॉटलाइट नहीं थी, बस साइलेंस था। और उस साइलेंस में एक मैसेज कि इंसान की सीमा नेचर डिसाइड नहीं करती, इंसान खुद डिसाइड करता है। बेयर उस समय सिर्फ 22 साल के थे और दुनिया के इतिहास में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट कॉन्कर करने वालों में शामिल हो गए। ये क्लाइंब सिर्फ माउंटेन की जीत नहीं थी, ये उस बॉय की जीत थी जिसे डॉक्टर्स ने कहा था यू मे नॉट वॉक प्रॉपरली अगेन। और बेयर ने जवाब दिया विल सी। लेकिन दुनिया ने भी देख लिया, ये जर्नी सिर्फ पर्वत की नहीं थी, ये जर्नी खुद को जीतने की थी। एवरेस्ट ने बेयर ग्रिल्स को एक ही बात सिखाई, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द विल टू एक्ट डिस्पाइट फियर। बेयर ग्रिल्स की कहानी हमें एक बात बहुत साफ साफ समझा देती है कि इंसान की असली लड़ाई दुनिया से नहीं होती, उसकी असली लड़ाई अपने भीतर की कमजोरी, डर, दर्द और डाउट से होती है। डॉक्टर्स ने कहा था वॉक मुश्किल है, एवरेस्ट इंपॉसिबल। लेकिन बेयर ने प्रूव किया इंपॉसिबल कोई फैक्ट नहीं होता, इंपॉसिबल सिर्फ एक ओपिनियन होता है। और ओपिनियंस बदलने के लिए एक ही चीज चाहिए, विल पावर। एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं था, वो बेयर के अंदर छुपी विल्डरनेस का मिरर था। एवरेस्ट ने उसकी बॉडी नहीं, उसकी स्पिरिट को टेस्ट किया।
और उसी स्पिरिट ने बाद में करोड़ों लोगों को सिखाया कि जिंदगी में कंफर्ट नहीं, चैलेंज कैरेक्टर बनाता है। आज हम सबके अपने अपने एवरेस्ट है। इधर किसी के ड्रीम्स हैं, किसी के करियर गोल्स हैं, किसी के रिलेशनशिप्स हैं, किसी की हेल्थ है, किसी का अफेयर है। एवरेस्ट बड़ी चीज नहीं है। उस एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाला इंसान बड़ा होता है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें रोके, जब लॉजिक तुम्हें डाउट करे, जब लोग कहें इम्पॉसिबल है, तो बेयर ग्रिल्स के 3 वर्ड्स याद रखना, नेवर गिव अप। क्योंकि हार मान लेने में कंफर्ट है, लेकिन लड़ते रहने में मीनिंग है। अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। एक काम करो, अपने लाइफ के एवरेस्ट का नाम लिखो। जो भी चैलेंज अभी तुम्हें डराता है वही तुम्हें ग्रो करेगा। और याद रखो, हीरोज बॉर्न नहीं होते, हीरोज बनने का फैसला लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और रियल मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अगली कहानी किस लेजेंड पर चाहोगे। क्योंकि एक ही मैसेज दुनिया बदल सकता है, लेकिन एक शेयर हजारों तक पहुंच सकता है। नेवर गिव अप।